गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक। कल क्या पढ़ा था? कल करे थे क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के किसके बेस पे थे? वो नंबर्स के बेस पे थे, राइट। अब आपने क्वेश्चंस कर लिए, हमने कल क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन इसमें एक डाउट आता है और आपको भी आया होगा या फिर आपको समझ आ गया होगा या फिर आपने उस डाउट को देखा ही नहीं होगा या फिर आपको पता ही नहीं चला होगा कि दो आंसर क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे पास सपोज कोई नंबर है 85, ठीक है। तो जब मुझे वो क्वेश्चन में बोलता है, जो कि जनरली वो मुझे बोलता है क्या, सम ऑफ डिजिट्स, तो मैं चाहे 8 + 5 करूँ चाहे मैं 5 + 8 करूँ, आपके पास आंसर क्या आता है? 13 ही आता है। आपका टेंस जो 2 डिजिट नंबर होता है उसमें हमने यूनिट प्लेस को y मानते हैं और टेंस प्लेस को क्या माना था हमने कल? x माना था, ठीक है ना। तो 2 डिजिट नंबर में ही आपका जो है ये यूनिट प्लेस है वो y और टेंस प्लेस x हो गया। चाहे आप x + y कर रहे हो चाहे आप y + x कर रहे हो, आंसर 13 ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इफ इन क्वेश्चन it is given that difference between two digits कि 2 डिजिट्स डिफर कर रही हैं, 2 डिजिट्स डिफर कर रही हैं और डिफर करके उनका आंसर आ रहा है 3 मतलब +3। तो ध्यान से देखो कि 85 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये x ये y, ये टेंस प्लेस x ये यूनिट प्लेस y, तो 8 - 5 करके 3 आता है, ठीक है ना। यानी कि x - y करके 3 आता है। और अगर मैं 5 - 8 कर देता तो क्या आ जाता? -3 आ जाता। यानी कि y - x करता तो -3 आ जाता, जो कि रॉन्ग हो जाता क्योंकि उसने क्या कहा है कि 2 डिजिट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, ठीक है ना। लेकिन कोई जरूरी है आंसर 85 है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास कोई नंबर उसने दे दिया 36, मेरा आंसर क्या आया? 36। अब इसमें x छोटा हो गया और y बड़ा हो गया। यहाँ पे x बड़ा था एज कम्पेयर टू y, यहाँ पे x छोटा हो गया एज कम्पेयर टू y, राइट। सो यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट्स रहेगा, अगर उसको 3 आना है तो कैसे आएगा? 6 - 3 करके ही तो 3 आएगा, यानी कि y - x करके ही तो 3 आएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि 6 - 3 करके 3 आएगा, यानी कि y - x करके ही 3 आएगा। अगर मैं ऐसा कर देता 3 - 6 तो आंसर आता -3, यानी कि मैं ऐसा कर देता x - y तो आंसर आता -3, जो कि गलत हो जाता है क्योंकि डिफरेंस कितना है? +3 का है, ठीक है। तो अब मेरा मेन पॉइंट आपको समझाने का ये है कि मुझे नहीं पता मेरा आंसर क्या आने वाला है, वेदर इट विल बी 85, 36 और एनी अदर 2 डिजिट नंबर। तो मुझे नहीं पता कि x बड़ा है या y, क्योंकि इस केस में मैंने x को बड़ा लिया है और y को छोटा। इस केस में x छोटा हो गया और y बड़ा हो गया। समझ आ रही है? तो अगर x छोटा होता है या फिर x बड़ा होता है, पहले ये केस देखिए, x बड़ा होता है तो जो डिफरेंस है वो कैसे निकल के आता है? वो निकल के आता है x - y। भाई x बड़ा है तभी तो x का पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर x छोटा होता है लाइक इन दिस केस, तो मेरे पास जो डिफरेंस आता है वो निकल के आता है y - x करके, y - x करके आता है। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब अगर मुझे नहीं पता कि मेरे पास नंबर में x बड़ा है या y बड़ा है, तो मैं ये नहीं लिख सकता या फिर ये नहीं लिख सकता, मुझे दोनों केस लेने पड़ेंगे। खाली इससे काम नहीं चलेगा, खाली इससे काम नहीं चलेगा। ये वाला लिखोगे तो वो वाले सारे केस ठीक हो जाएंगे जिसमें x बड़ा है y से, ठीक है ना। लेकिन वो वाले केस कहाँ जाएंगे जिसमें x छोटा है y से? समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब आपको दोनों ही केस
कवर करने पड़ेंगे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया था, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ था, वो वाला डिफरेंस 3 का ही डिफरेंस था। तो उसमें आपको x माइनस वाई 3 भी लेना था और करके y माइनस एक्स 3 भी लेना था। दो केस आपके उसमें बनने वाले थे अलग से, ठीक है ना, क्योंकि आंसर इससे भी आ सकता है जिसमें x बड़ा हो y छोटा हो, आंसर इससे भी आ सकता है जिसमें x छोटा हो और y बड़ा हो। तो वो क्वेश्चन क्या था उसको देख लेते हैं। 2 डिजिट वाला ही वो क्वेश्चन था। तो अगर 2 डिजिट वाला क्वेश्चन होता है तो क्या करना होता है उसमें, फटाफट से यूनिट डिजिट को y मान लेते हैं और 10th डिजिट को x मान लेते हैं और 2 डिजिट नंबर क्या बन जाता है 10x प्लस वाई। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कल उसमें क्वेश्चन में कहा था द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर। सॉरी, क्वेश्चन ये है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर ये रहा, इसका सम इसके साथ उसके साथ जो कि इसको इंटरचेंज करके आ रहा है ना। तो इंटरचेंज करके क्या आएगा ny प्लस एक्स, डिजिट्स इंटरचेंज हो गई, 85 का 58 बन गया है ना। तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गई, राइट। तो 10x प्लस वाई का क्या बन गया 10y प्लस एक्स। कह रहा है कि उस नंबर का और उस नंबर के अपोजिट का रिवर्स करने के बाद जो आता है उसका सम 121 होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, कर देते हैं 10x प्लस एक्स 11x, 10y प्लस वाई 11y और 11 कॉमन आएगा और उधर चला गया, डिवाइड हो गया और ये पहली इक्वेशन सबकी बन गई होगी, मुझे पता है, ठीक है ना। इतना काम हमने कर लिया था, हमने सीख लिया था। अब काम आता है दूसरा जिसमें वो कहता है द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिफर बाय 3। जो डिजिट्स ऑफ द नंबर हैं वो डिफर करते हैं किससे, बाय 3, मतलब उनके बीच में डिफरेंस कितना है 3 का। डिजिट्स ऑफ द नंबर क्या है y और x। मुझे नहीं पता कि y बड़ा है या x बड़ा है। फॉर एन एग्जांपल इसी में देख लो, यहाँ पे x बड़ा है y छोटा है, यहाँ पे x छोटा है y बड़ा है ना। ये x ये y ये x ये y। मुझे नहीं पता कि मेरा जो आंसर आने वाला है उसमें x बड़ा है या y बड़ा है, तो मैं दो केस बनाऊंगा यहाँ पर। आपको भी ऐसे ही दो केस बनाने पड़ेंगे। नाउ लिख के, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, नाउ लिख के आपको लिखना पड़ेगा कि x माइनस वाई 3, डिफरेंस कितना दिया उसने 3 का दिया, तो x माइनस वाई भी 3 हो सकता है या फिर y माइनस एक्स भी 3 हो सकता है। अगर x बड़ा है, if x is greater than y, तो x में से y को माइनस करके 3 आएगा। अगर y बड़ा है x से, तो y में से x को माइनस करके 3 आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये वाला केस भी लेना है और ये वाला केस भी लेना है। अब आपके पास देखो क्या बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन की पहली इक्वेशन तो यही है, दूसरी इक्वेशन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। मतलब आप इससे भी सॉल्व करके दिखाएंगे और इससे भी सॉल्व करके दिखाएंगे। एक आंसर इससे आएगा, एक आंसर इससे आएगा। आपके पास कितने आंसर आने वाले हैं, 2 आंसर आने वाले हैं। समझ आ रही बात, चलो करके देखते हैं। अब आपके पास पहली इक्वेशन तो यही रहेगी x प्लस वाई प्लस 11। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी या फिर, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूं इसके साथ, इस वाले केस में, ये आपका फर्स्ट केस है और ये आपका सेकंड केस है। मेंशन करना पड़ेगा आपको, तो मैं तो इसको इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ एज इट इज, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लग रहा है। क्या करूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होंगे। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा। एक वेरिएबल हट गया, कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है ना। माइनस वाई प्लस वाई कट गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14। यहाँ से x निकल के आया आपके पास 7 आ गया
7 आ गया, राइट। अब ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड तो आता है ना सबको। यहाँ से x कितना आ चुका है आपके पास, 7 आ चुका है। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इसमें पुट कर रहा हूँ, किसी में भी पुट करो, चाहे इसमें चाहे इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -4 और y आ गया आपके पास प्लस का 4, ठीक है। तो आपके पास एक आंसर आया x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 4। अब मैं बात करता हूँ दूसरे केस की, यहाँ पे क्या है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। अगर मैं इसको तरीके से लिखूँ तो तरीके से नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपका रहता है वो क्या रहता है कि x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। तो ऐसे लिख दिया मैंने इसे सिंपल, माइनस एक्स वाई प्लस का है प्लस वाई इक्वल्स टू 3। दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास है वो ये है, मैं इसको यहाँ नीचे उतार रहा हूँ। इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है x से x कट रहा है, ठीक है। तो साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐड करेंगे। अगर साइन चेंज करने की जरूरत होती है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया, 11 प्लस 3 14 हो गया, y आ गया 7। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो पुट कर देंगे, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 था, लिख दिया मैंने। यहाँ पे y की जगह क्या लिखूँगा, 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 7 और x आ जाएगा आपके पास 4। समझ आ गई बात यहाँ तक की कहानी। यहाँ से x की वैल्यू 7 और y की 4, यहाँ से y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 4 चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करना। इसके बाद ये यहाँ पे जो कंटिन्यूटी में चल रहा है आपका ये वाला फर्स्ट केस में आपका, और इधर में क्या लिखने वाला हूँ, सेकंड केस। फर्स्ट केस में आपके पास x क्या है 7 और y क्या है 4। तो सेकंड केस में आपके पास x क्या है 4 और y क्या है 7। तो इस केस में आपके पास जो नंबर बनेगा क्या था, नंबर 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू 7 प्लस 4 यानी कि 70 प्लस 4 यानी कि 74, ठीक है। और इस केस में जो आपका नंबर बनेगा क्या था, नंबर 10x प्लस वाई, तो यानी कि 10 इंटू 4 प्लस 7 यानी कि 40 प्लस 7 यानी कि 47। तो आपके पास आंसर 47 भी हो सकता है और 74 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, दिस एंड दिस, ठीक है ना। आंसर 74 एंड 47। और नहीं लगाओगे, या तो ये वाली बात नहीं हो रही है, और तब आता है जब या की बात होती है, या तो ये या ये। यहाँ पे आंसर ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। इससे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और इससे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यही रीजन है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर में डबल आंसर थे, तो वो डबल आंसर इस तरह से आते हैं, आपको दोनों के वहाँ पे शो करने पड़ेंगे, जिसमें x बड़ा हो y से या फिर जिसमें y बड़ा हो x से, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के बेस पे, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और उसको फिर सॉल्व करेंगे आज एक नए मेथड की हेल्प से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल पेज नंबर 56 पे एनसीईआरटी का एग्जांपल है आपका, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो ये 3 स्टेप तो कॉमन ही रहने वाले। द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, सेम है जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया, बिल्कुल उसके जैसे ही है। इस नंबर का और जो नंबर ऑब्टेन करके आता है बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, उनका सम जो आता है वो आ रहा है 66 आ रहा है, ठीक है। तो 10x प्लस x 11x, ये 11y हो गया, ये 66, ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा, ये पहली इक्वेशन है, ठीक है ना। दूसरे केस में वो क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स कैसे डिफर कर रही है, बाय 2, तो मतलब फिर वही दो केस बनेंगे आपके, फर्स्ट केस सेकंड केस, क्योंकि डिफर क्या दिया उसने, तो x माइनस वाई 2 भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि x बड़ा है या y बड़ा है,
ठीक है, तो यहाँ आप मेंशन कर दें, राइट। दूसरी चीज़, इसे सॉल्व करना, अरे ये भी बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये भी एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इसको करने का, हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे, ऐसे इसमें लगा दोगे, एलिमिनेशन से हो जाएगा। तो फिर एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए पेपर में, बोर्ड के पेपर में। इसमें इस पर्टिकुलर टाइप में इस तरह के ज़्यादा पूछे जाते हैं, डिफरेंस वाले, क्योंकि इसके दो केस होते हैं, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको गलत करके आते हैं, आपको गलत नहीं करना, सही करके आना है, राइट। चलो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख लेते हैं, फिर मैं आपको आज क्वेश्चंस दूंगा काफ़ी सारे, जो कि आपके बेस्ड होंगे, प्रॉब्लम्स जो आपकी बेस्ड होंगी एजेस के ऊपर, और क्या सीख लिया हमने, फ्रैक्शंस के ऊपर और नंबर्स के ऊपर, ठीक है ना। मिक्स क्वेश्चंस होंगे, उनको बनाना और उनको सॉल्व करना है आपको किसकी मेथड की हेल्प से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, जो हम सीखने वाले हैं, राइट। तो देखो, अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी हुई है, मान लेते हैं ये, राइट। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है। इसको अगर मुझे सिंपल करना है, अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, उसमें आपको एक तो दिखता होगा x, एक दिखता होगा y, और एक रहता होगा कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो उसको 1 बोल सकते। ये क्या है आपके, ये है कोएफिशिएंट्स, ये क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट आपका x का क्या हो गया 1, और कोएफिशिएंट आपका y का क्या हो गया 3 हो गया। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी अगर मैं देखूं तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जिसमें मेरे पास एक x है, एक वेरिएबल y है और एक कांस्टेंट है, और 3 यहाँ पे क्या है, x का कोएफिशिएंट है, और y का कोएफिशिएंट भी क्या है, यहाँ पे क्या है -3, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर भी -3 होगा और यहाँ पर भी -3 होगा, इस साइन को आप इंक्लूड करोगे, क्लियर है चीज, ठीक है। कोएफिशिएंट्स आपको पता है। अब अगर मैं सारी लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स जितनी भी बनती हैं उनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँ, तो मैं देखता हूँ कि भाई एक x और y है, x और y है, ठीक है ना। x का भी कोएफिशिएंट है कुछ ना कुछ, मान लेते हैं a है, और y का भी कोएफिशिएंट है कुछ ना कुछ b, और वो एक ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पर जुड़े हुए, और फिर एक कांस्टेंट आता है c, कांस्टेंट क्या आ रहा है c, राइट। तो ये हो गई मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, समझ गए मेरी बात। लेकिन जब मैं बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो मैं बात करता हूँ पेयर की, यानी कि दो इक्वेशन होनी चाहिए ताकि मैं x और y को सॉल्व कर सकूँ। तो अगर मेरे पास दो इक्वेशन हैं तो देखो यहाँ पे x और y था, यहाँ भी x और y था, यानी कि x और y चेंज नहीं होता, सिर्फ चेंज होते हैं उनके कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो अगर मैं पहली इक्वेशन लिखूँ तो मैं लिखूँगा a1x b1y और c, सिर्फ ये चीज़ें चेंज हुई हैं, x और y सेम, ठीक है ना, कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कुछ और हो गया, y का कोएफिशिएंट कुछ और हो जाएगा, और कांस्टेंट कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये पेयर है। तो अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आती है तो
आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। a1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y और c1 क्या है कांस्टेंट पहली इक्वेशन का, a2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 इज कोएफिशिएंट ऑफ y और c2 क्या है कांस्टेंट है दूसरी इक्वेशन का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए क्या करना होता है, जो जो चीज़ें सिखा रहा हूँ जैसे सिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको करके आनी है। बहुत सिंपल मेथड है, एक आधी बार प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, उसके बाद टिप्स हो जाएगा। क्या लिखना है? लिखना है x y 1, क्या क्या x y 1। मेथड का नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कहीं ना कहीं क्या यूज़ करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना यूज होगा, है ना। तो आपने क्या लिखा? थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के x y और 1, राइट। अब आपको क्या लिखना है? आपको शुरू होना है b से। कहाँ से? b से शुरू होना है और b से ही खत्म होना है। b से शुरू होना है और b से ही खत्म हो जाना है। यहाँ देखो x से थोड़ी दूरी पे लिखा है, ऐसी साफ साफ, मतलब हैंड राइटिंग साफ होनी चाहिए, ठीक है ना, स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। हैंड राइटिंग तो मेरी भी खराब है, आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा, दूर दूर लिखना पड़ेगा ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। तो b1 b2, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है ना, यही लिखूंगा c1 c2। b1 b2 के बाद क्या आता है? c1 c2। और y और 1 के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे क्या आ जाएगा? a1 a2। खत्म हो गया? नहीं, खत्म कहाँ पे होगा? जहाँ से शुरू किया था, b1 b2। समझ आ रही है? ठीक है ना। लेकिन अब आप जो ये लगाओगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना, उसमें आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो फटाफट से इस इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे। तो देखो अब आपको क्या करना है इसके बाद, जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये साइन दिखाना है स्टार्टिंग, राइट। x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1, ठीक है। x अपॉन में क्या है? b1 c2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ देखो b1 में क्या हो रहा है? c2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b1 c2। फिर आपको साइन लगाना है माइनस का, क्या लगाना है? माइनस। जो जो स्टेप बता रहा हूँ आपको यही कॉमन स्टेप करना है। फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? b2 c1, b2 c1। ऐसे ही y की बात करूँ तो y के साथ क्रॉस में देखो क्या क्या है? c1 a2, c1 a2। इसके बाद क्या आएगा? माइनस का साइन, अपनी साइड से लगाने का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? c2 a1, c2 a1। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले c2 a1 लिख दिया फिर c1 a2, उससे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना, c1 a2 पहले लेना, जो ऊपर है वो पहले लिखना, तो जो नीचे है उसकी मल्टीप्लाई करके बात करना। ऐसे अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 के साथ a1 b2 और ये आपका a2 b1 माइनस का साइन, राइट। समझ आ गई यहाँ तक की बात। अब एक चीज जो आपको विशेष करके ध्यान रखनी है, जो कि बच्चे भूल जाते हैं और पेपर में सबसे ज्यादा गलती होती है इस चीज की। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे, ये वाला लगाओगे जैसे मैंने लगाया, तो आप इस c1 को यानी कि इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ना रख के लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, क्योंकि अगर आप राइट हैंड साइड रखते हो तो आपको वहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। मैं आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, इसलिए आपको दिमाग में एक चीज़ सेट रखनी है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हुए जो आपका कांस्टेंट है वो हमेशा आप लेफ्ट साइड में ले आओगे। मतलब ये अगर ऐसे है a1x प्लस b1y, तो c1 को आप इधर लाओगे, इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और उधर क्या बचेगा? 0। मतलब दिमाग में ये रखना है, क्लैरिफाई रखना है कि राइट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0 रखना है ना।
तो ये चीज़ दिमाग में पड़ी रहेगी, तो ये मेथड कभी गलत नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी चीज़ ऐसे ही इस C2 को इधर ले आओ, A2x प्लस B2y माइनस C2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए एक जनरल, आप डायरेक्ट इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूं, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखो यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस क्या थी, 1x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 15, राइट। ये मेथड कौन सा लगाने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक्स वाई के कोएफिशिएंट पता होने चाहिए। एक्स वाई के कोएफिशिएंट क्या है आपके पास, a1 a2 b1 b2, और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, c1 c2। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि c1 को भी इधर लाना है और c2 को भी इधर लाना है। तो अगर ये 7 इधर है तो इधर आके माइनस हो जाएगा और उधर बचेगा 0। ऐसे ये 15 अगर उधर है तो इधर आके माइनस हो जाएगा और उधर बचेगा क्या, 0 बचेगा। अब कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो आपका ये a1, ये b1 और ये c1, ऐसे ही ये a2, ये b2 और ये c2। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो ये कोएफिशिएंट हो गया x का, y का, और ये कांस्टेंट हो गया पहली के लिए, और ये ऐसे ही दूसरी के लिए, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो x तो एज इट इज रहने वाला है क्योंकि अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है। b1 क्या है, b1 है आपका 3 या -3, -3, इस चीज का ध्यान रखना। b1 क्या है, -3। उसके बाद c2 क्या है, -15। ब्रैकेट्स जरूर लगा देना। क्या सर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो टीचर मार्क्स काट लेगा, बिल्कुल काट लेगा, ये चीज दिमाग में डाल, राइट। इसके बाद ये वाला -17। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार दिमाग में सेट हो गया तो इससे आसान मेथड कोई नहीं है। बड़ी से बड़ी इक्वेशंस आराम से इससे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो b2 आपका -3 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने -3 लिख दिया है। उसके बाद c1 आपका -7 है, तो ब्रैकेट के अंदर मैंने -7 लिख दिया। ये काम हो गया x के लिए। अगर मैं बात करूँ y के लिए तो c1 a2, c1 क्या है आपके पास -7 और a2 क्या है आपके पास 3, a2 क्या है 3। फिर ये माइनस का साइन एज इट इज, c2 क्या है आपके पास -15 और a1 क्या है आपके पास 1। फिर इक्वल टू, अब 1 के नीचे वाले लिख लेते हैं। 1 के नीचे वाले क्या है, a1 b2, यानी कि आपका 1 इंटू -3, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज, a2 इंटू b1 मतलब 3 इंटू -3। समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया? तो ये सब आपको एक बारी का काम है, मेहनत एक बारी की है। समझ आ जाएगा तो बहुत आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे। x अपॉन 3 इंटू 15 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये 3 7 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस तो माइनस ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y के लिए सॉल्व करते हैं। 7 3 या 21, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 15 1 या 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता जा रहा है, देखना ध्यान से। 1 3 या 3, 3 3 या 9, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा। 45 माइनस 21 4 2, y 21 माइनस 15 कितना, माइनस का 6, और 1/3 में 9 में से 3 गया 6 को। समझ आ रही बात? कितना सिंपल हो गया सर, इतना सिंपल हो गया कि x/24 y/-6 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू 1/6। अब इससे फायदा क्या हुआ सर, हमें तो x और y निकालना था, तो x और y ही निकल गया है। अब आप क्या करोगे, अब आप एक बार इसको इसके इक्वल रखोगे
और एक बार इसको इसके इक्वल रखोगे, मतलब उससे क्या फायदा होगा सर, उससे ये फायदा होगा। देखो x/24 को जब 1/6 के इक्वल रखोगे तो आपके पास सॉल्व करके 24 हो जाएगा, x आ जाएगा 4, कितना आ गया। और जब आप -y/6 को 1/6 के इक्वल रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -y=1 यानी कि y =-1। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by = c होती है। अगर पहली इक्वेशन है तो a1x + b1y + c1 = c1। अगर दूसरी इक्वेशन है तो a2x + b2y = c2 बोल देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए जिस मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस प्रोसीजर से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको c1 को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। अगर आप c1 को राइट हैंड साइड में रखते हो तो आपको उधर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है और ध्यान से निकल जाता है, इसलिए ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि c1 लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, x y 1 b1 b2 से शुरू होना है, c1 c2 a1 a2 और b1 b2 पे ही खत्म हो जाना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई के आपको साइन लगाने हैं, लिखना है x = y = 1 x के अपॉन में क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, y के अपॉन में क्या आएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के अपॉन में क्या आएगा, a1 b2 माइनस b2 b1। अब आपको अगर यहाँ तक समझ आ गया तो मतलब सब कुछ समझ आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो इक्वेशन दी है उनमें से फटाफट से पता लगाओ, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है, और फटाफट से इसमें रेगुलर को सॉल्व करो। सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक बार तो x वाली टर्म को इसके इक्वल कर दो, एक बार y वाली टर्म को इसके इक्वल कर दो। जब x वाली टर्म को इसके इक्वल रखोगे तो x आ जाएगा, y वाली टर्म को इसके इक्वल रखोगे तो y आ जाएगा, और इस तरह से आपका वेरिएबल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, उसको ट्राई करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरा टिप्स पे हो जाना चाहिए कल तक, राइट। तो मिलते हैं फिर कल क्लास में।